ऋतुराज सर और आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुविजन ट्यूटोरियल्स पे स्वागत है। अच्छा बच्चों, एक बार फिर हम लोग मिले। अब बहुत बच्चों का ये रहेगा कि यार दोबारा से हम लोग मिले हैं तो क्या चीज पढ़ने वाले। तो देखो, बेसिक सी चीजें ये हैं कि जो बच्चा 9th में अभी गया है या 9th से 10th में गया है या 10th से 11th में, 11th से 12th में, एक ही चीज का सबसे बड़ा दुख है भाई। क्या दुख है? हम लोग अभी पढ़ेंगे केमिस्ट्री। दुख इसी चीज का है कि बेसिक जीरो है। अगर बेसिक्स हम लोग देखें तो लगभग बच्चों का बेसिक्स हिला पड़ा है। तो उन बच्चों के लिए आज ये समझ लो बिल्कुल मस्त सी चीज हो जाएगी, फुल वेवी। समझ में आया बात को? अब उनके लिए क्या क्या चीजें हैं। पहली बात तो देखो यार, अगर सीखना चाह रहे हो फुल बेसिक्स 9th से लेकर के 12th तक का बच्चा इस चीज को देख सकता है। बस जिसको सीखना चाहते हो वही आना भाई। अब सीखना क्या क्या है, मतलब बेसिक बेसिक चीजें यार। अगर मान लो फॉर एग्जांपल 10th का बच्चा है, मैंने बोला भाई सोडियम जिंकेट। क्या बोला मैंने? सोडियम जिंकेट। अब उस बच्चे को ये नहीं पता चल रहा कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या है। मैंने बोला मैग्नीशियम सल्फेट। अब उसको ये नहीं पता चल रहा कि मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है। अब मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? MgSO4। अब मैंने उसको बताया। अब वो कह रहा सर मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला हमें तो नहीं याद है। ऐसे कितने फॉर्मूले हैं केमिस्ट्री में जो कि हमें याद करने पड़ेंगे। तो उन बच्चों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आध चीज और लेते हैं। आपको याद है हमने क्लास 9th में एटॉमिक नंबर याद किए थे? हाँ ना, बिल्कुल किए थे। कहां से कहां तक याद किए? लगभग 1 साल लग गया है बच्चों को एटॉमिक नंबर याद करने में। कौन कौन से एटॉमिक नंबर हमने याद किए? लगभग 1 से लेकर के 20 तक। कहां से स्टार्ट है? हाइड्रोजन से। कहां एंड हुआ है? वो एंड हुआ है बेटा कैल्शियम तक। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो बेसिक हम यही आज चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिक्स कैसे कंप्लीट करें। बहुत बच्चों का डाउट है, मैं क्लास में पूछता भी हूं कि बेटा बताओ एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, मैटर क्या है। उन बच्चों को यही नहीं पता है और तैयारी ऐसी फराटेदार स्पीड में करते हैं कि पता ही नहीं भैया उनको बेसिक चीजें ही क्लियर नहीं है। तो पहली बात भैया, अपने बेसिक्स को क्लियर करो। तो आज की क्लास में लगभग बेसिक्स डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फटाफट डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए और उसको शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। जिन बच्चों को भी इस चीज की नीड है भाई, फटाफट ग्रुप में शेयर करो भाई, दबा के फुल एकदम, ठीक है। स्टेटस वगैरह लगा लो। जैसे अब पहली चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहली चीज पढ़ेंगे बेटा मैटर के बारे में। किसके बारे में दिख रहा है सबको? हम लोग पढ़ेंगे बेटा मैटर के बारे में। अब आप में से भाई बहुत बच्चों का डाउट होगा कि सर मैटर क्या होता है। तो एक सिंपल लाइन में डेफिनेशन आपको बताता हूं। अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन मैटर, तो आपको बोलना है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। सर ये क्या बता दिया आपने? तो देखो भैया, दुनिया की हर वो चीज जो जगह घेरती है और उसका अपना एक मास होता है, उसका क्या होता है? मास। और वो जगह घेरती है, सब के सब क्या है बेटा? मैटर होते हैं। अब मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ। क्या कहते हैं बेटा? पदार्थ। तो इंपॉर्टेंट है कि मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। और हाँ भाई, जब जब जो जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी उसको रिपीट करना और उसको फटाफट अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। सिर्फ रामायण नहीं सुननी बैठ के, समझ में आया? हाँ, डिवाइस फुल स्क्रीन करो फराटेदार स्पीड में और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। क्या बताया मैंने मैटर के बारे में? मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। अब सर एग्जांपल बताओ। जैसे मैं, ठीक है, ये मेरे हाथ में पेन है, मेरी वॉच, ठीक है, ये सारी क्या है? मैटर है। क्यों भैया? क्योंकि ये जगह घेर रहे हैं। तो हर दुनिया का वो चीज जो जगह घेरे उन सबको मैटर। आप भी देख रहे हैं, वो भी मैटर ही है। क्यों? क्योंकि आपने भी तो जगह घेर रखा है। कहते हैं ना धरती के बोझ, तो आपने जगह घेरा है भाई। समझ में आया? तो आप भी क्या है? मैटर। अब मैटर को उनके स्टेट के हिसाब से 3 पार्ट में हमने कैटेगराइज करा है कि मैटर के कितने टाइप्स हैं। बेटा मैटर के टोटल 5 टाइप्स होते हैं, याद रखिएगा। बेसिक्स कंप्लीट करेंगे आज की पूरी क्लास में। मैटर के 5 टाइप्स कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। टोटल 5 है। रिपीट करो एक बार मेरे साथ। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ये टोटल मिला के हमारे मैटर के 5 टाइप्स होते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, सॉरी, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया। पहला है बेटा सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा बीईसी और पांचवा प्लाज्मा। तो अभी कई बच्चों को ये डाउट है कि सर हमने चौथा और पांचवा स्टेज तो पढ़ा ही नहीं है, हमने तो सिर्फ 3 ही पढ़े। तो बेटा चौथा भी होता है और पांचवा भी होता है, आपके सिलेबस में डिलीटेड है, इसलिए आपको चीजें बताई नहीं गई। बट आप याद रखेंगे टोटल मैटर के 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। अब इंपॉर्टेंट ये था कि सर बीईसी क्या है, फुल फॉर्म बताइए एक बार। तो बेटा बीईसी का नाम होता है, फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अभी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बीईसी का डिस्कवरी 2 साइंटिस्ट ने करा है। क्या क्या नाम था? एक थे तो हमारे आइंस्टाइन, नाम तो जानते होंगे ना भाई, वो है आइंस्टाइन। और दूसरे कौन थे? एस एन बोस। क्या नाम था इनका? एस एन बोस। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं
पहले साइंटिस्ट तो हमारे आइंस्टाइन साहब थे और दूसरे थे एस.एन. बोस। अब सर एस.एन. बोस का फुल फॉर्म क्या है? इनका पूरा नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम है इनका? सत्येंद्र नाथ बोस। तो याद रखिए भैया, दो साइंटिस्ट ने करा, आइंस्टाइन और एस.एन. बोस। आइंस्टाइन का और एस.एन. बोस का दोनों का कंट्रीब्यूशन है बीसी को कैलकुलेट करने में, इसीलिए इसका पूरा नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। समझ में आया? टोटल 5 स्टेज है, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीसी। टोटल 5 होते हैं, पांचों याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं सीधा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है हमारा एटम। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा एटम को डिफाइन करें, तो एटम की डेफिनेशंस मैं आपको बताता हूं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो क्या आएगा? जो एटम होता है वो एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है, उसी को हम लोग एटम कहते हैं। सर ये कैसे हुआ? एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट, वो क्या होता है, समझाओ सर। देखो यार, मेरे पास ये बोर्ड है, समझ में आया? इस बोर्ड को मैंने आपको बोला कि एक बार ब्रेक कीजिए, या मान लीजिए मेरे पास पेन है, इस पेन को मैंने आपको दिया और मैंने बोला कि बेटा इसको ब्रेक करें। आपने बोला सर ठीक है ब्रेक करते हैं। आपने इसको ब्रेक करा, ब्रेक करते करते एक लास्ट में इसका एक ऐसा पीस बचा जो आपने कहा कि सर इससे ज्यादा ये नहीं टूट सकता, इसी को बेटा हम लोग कहते हैं एटम। क्या कहते हैं इसको? एटम। याद रखिएगा। तो एटम क्या हो गया? सबसे छोटी चीज। किसका? इसका। तो कह सकते हैं ना बेटा, इसका सबसे छोटा चीज जो उससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, उसी को हम लोग कह रहे थे एटम। तो याद रखिएगा, एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट, इसको मानिए एलिमेंट। क्या मानिएगा? एलिमेंट। और इसका सबसे छोटा पार्ट जिसको हम उससे ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, उसी को हमने क्या बोला? एटम। तो याद रखिएगा, अगर मैं बोलूं कि इस बोर्ड को तोड़िए, तोड़ते तोड़ते एक ऐसा पीस बचेगा जिससे उस पीस को उससे ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एटम कहते हैं। तो याद रखिएगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम से छोटी सी दुनिया में अवेलेबल नहीं थी। कब? जब इन्होंने एटम की डिस्कवरी करी। तो जब हमने एटम की डिस्कवरी हुई बेटा, किसने डिस्कवरी करी? याद रखिएगा, जॉन डाल्टन। किसने डिस्कवरी करी है? देखो भाई बेटा, साथ में बोला करो तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो एटम की डिस्कवरी करी है जॉन डाल्टन ने। किसने करी है? जॉन डाल्टन। इन्होंने क्या बोला? एटम दुनिया की सबसे छोटी चीज है। हमने मान ली कि दुनिया का सबसे छोटा चीज है बेटा एटम। अब जब इन्होंने इस चीज की डिस्कवरी करी, तब तक तो बात ठीक थी कि एटम दुनिया का सबसे छोटा चीज था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय गया वैसे वैसे ये चीज गलत प्रूफ हो गई। तो धीरे धीरे और क्या डिस्कवरी हुई? 3 चीज की और डिस्कवरी हो गई। उनका नाम था बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी हम आगे पढ़ेंगे, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के बाद डिस्कवरी हुई इनके। और ये बोला गया कि एटम से भी छोटे चीज हैं, और वो है ये तीनों। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखेंगे। तो मैंने क्या बोला? एटम एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है, एटम उससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? याद रखिएगा, अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस होता है मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। याद रखिएगा, एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो एक ही तरीके के एटम को मिला के बना होता है। दोबारा डिफाइन बताएं, एलिमेंट एक ही तरीके के एटम को मिला के बना जाता है, बनाया जाता है। समझ में आया? कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको लिखा Na। अब आप लोगों में से बहुत चीज बोलेंगे बेटा Na क्या है? थोड़ी देर रुक जाओ, मजा आ जाएगा। Na को कहते हैं बेटा सोडियम। Na क्या है हमारा? सोडियम। तो ये सोडियम का एलिमेंट है। क्या बोला मैंने? ये जो मैंने आपको सर्कल बनाया, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम का एलिमेंट है। ये क्या है? सोडियम का एलिमेंट। अब मैंने आपको बोला कि बेटा इसको तोड़िए, तो आपने बोला सर सोडियम टूटा। तो जो टूटा उसके हर एक पीस को हम लोग क्या कहेंगे? कि ये सोडियम का एटम है। क्या है? ये सोडियम का एटम। अब मेरे से एक बात बताओ, मैंने बोला ये पूरा का पूरा सोडियम है, जैसे मान लो ये मान लो ये सोडियम है, मैंने आपको बोला है तोड़ो, तो आपने तोड़ा, क्या इसके हर एक पार्टिकल में मेरे को सोडियम मिलेगा? आप बोलोगे जी हाँ। क्या इसके पार्टिकल में मैग्नीशियम मिलेगा? क्या इसके पार्टिकल में आयरन मिलेगा? आप बोलोगे नहीं सर, ये सोडियम है तो आयरन कहां से मिलेगा? तो याद रखना बेटा, ये जो है वो है हमारा एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये एक ही तरीके के एटम को मिला करके बना हुआ है। टोटल एलिमेंट कितने हैं बेटा अब तक डिस्कवरी हुए हैं? वो एलिमेंट है बेटा 118 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है? और ये सारे एलिमेंट कहां पे है? हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो मैंने क्या बोला? एटम। एटम क्या होता है? एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट। और याद रखेंगे, इन एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते थे। इन्होंने ये बात बोली थी, बट आगे चल करके हम इसको डिवाइड कर रहे थे, और डिवाइड करने के बाद क्या निकले? ये 3 चीज निकले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बस आपसे ये चीज पूछे कि एटम का डिस्कवरी किसने करा, तो आप बोलेंगे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी करी थी।
फिर हमने पढ़ा एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो एक ही तरीके के एटम को मिला के बना हुआ है। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो उनमें से उसी वैरायटी के एटम्स निकलेंगे, उन्हीं चीज को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। और अब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं? वो है 118 एलिमेंट। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूल। अब हम मॉलिक्यूल पढ़ने वाले हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। याद रखिएगा, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, और ध्यान रखेंगे वो सेम एलिमेंट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए O और O, दो ऑक्सीजन को, O किसका सिंबल होता है? ऑक्सीजन का। भी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। O और O को मैंने जोड़ा, O और O क्या है? ऑक्सीजन के सिंबल हैं। दो O को मैंने जोड़ा तो बना बेटा O2। क्या बना? O2। अब ये O2 क्या है बेटा? याद रखेंगे, O2 बना मॉलिक्यूल। क्या बना? O। और O2 बना मॉलिक्यूल। और अगर सिंगल O की बात करूं तो वो होता है एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट। तो याद रखेंगे बेटा O2। O2 क्या बन गया हमारा? मॉलिक्यूल। क्यों बेटा मॉलिक्यूल बना? क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा एक ही तरीके के एलिमेंट को मिला करके बना हुआ है। इसमें एक ही तरीके के एलिमेंट है। कैसे? O2। तो दो ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, दोनों सेम वैरायटी के हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। तो क्या Cl2 भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या F2 भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या और भी? जैसे फॉर एग्जांपल H2 ले लेते हैं। हाइड्रोजन जानते हैं आप? H2। इसमें कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? दो। क्या दोनों सेम वैरायटी के हैं? बिल्कुल। तो याद रखिएगा, दो एटम का ग्रुप और दोनों एटम सिमिलर होने चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या होता है? यही चीज है, उसका बड़ा भाई है। किसका? मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा चीजों का ग्रुप है। दो या दो से ज्यादा एटम के ग्रुप को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। बट कंडीशन क्या अप्लाई है? कि दो एटम का ग्रुप सेम वैरायटी के एटम से मिलके बना होना चाहिए। जैसे H2 में दोनों जो एटम है वो हाइड्रोजन के हैं। बट अगर मैं बोल दूं H2O, जानते हैं H2O क्या होता है? अरे पानी। तो H2O का फॉर्मूला, मतलब पानी का फॉर्मूला H2O होता है। बट अगर आप H2O को देखें तो H2O में दो है हाइड्रोजन और एक क्या है? ऑक्सीजन। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसको हम लोग कहेंगे बेटा कंपाउंड। तो याद रखिएगा, अगर हम दो एटम को जोड़ रहे हैं और वो दोनों एटम सेम है तो उससे जो हमारा चीज बनेगा वो होगा हमारा मॉलिक्यूल। क्या होगा वो? मॉलिक्यूल। वेरी गुड। इसके बाद अगर हम दो चीज को जोड़ रहे हैं, कम से कम दो चीज को कंबाइन कर रहे हैं, और दोनों जो कंबाइन कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कंपाउंड। बट हाँ याद रखेंगे, जब हम दो चीजों को, दो एटम्स को जोड़ते हैं, समझ में आया, और दोनों एटम्स अलग अलग हैं, तो इनको फिक्स रेशियो में जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने कहीं सुना है पानी का फॉर्मूला H2O2 होता है? कहीं सुना आपने? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि पानी का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ H2O ही होता है। क्यों H2O होता है? क्योंकि पानी में दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, क्या वो पानी रहेगा? तो बिल्कुल भी नहीं बेटा, वो पानी नहीं रहेगा। तो अगर मैं H2O है और मैंने बोला नहीं, इस बार दो ऑक्सीजन लेते हैं, तो मैंने बना दिया H2O2, तो क्या ये पानी है? बिल्कुल भी नहीं। इसको कहते हैं परोक्साइड। नाम याद रखेंगे बेटा, इसको क्या कहते हैं? परोक्साइड। नाम याद रखेंगे। H2O क्या है? पानी। और H2O2 क्या है? परोक्साइड। तो याद रखेंगे, ऐसे ही किसी भी चीज को नहीं जोड़ना, इनके फिक्स रेशियो में जोड़ने हैं, जिससे एक फॉर्मूला बन पाए। समझ में आया? जैसे CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 कहां देखा? हम एक्सहेल करते हैं CO2 को। अच्छा, CO2 में कितने कार्बन है बेटा? कार्बन के एक एटम है। और ऑक्सीजन के कितने एटम है? ऑक्सीजन के दो एटम है। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो मैं इसको चेंज करता हूं तो बेटा वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया CO, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड है? बिल्कुल भी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। ये है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। अब सर CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें कार्बन एक ऑक्सीजन दो है, बट अगर मैं CO लिख दूं, वो क्या है? इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। नाम याद रखेंगे बेटा, इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। नाम याद रखना। तो ऐसे ही कुछ भी चीज नहीं जोड़नी, जोड़ना है बट फिक्स रेशियो में। समझ में आया? तो अगर हम कोई चीज जोड़ रहे हैं और वो दोनों एटम सेम है तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं, और अगर हम जो चीज जोड़ रहे हैं वो दोनों एटम्स अलग अलग है, इसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। बट ऐसे ही नहीं जोड़ना, फिक्स रेशियो पे जोड़ना है, जिससे एक हमारा फॉर्मूला निकल के आ सके। मैंने आपको बता दिया किससे कैसी चीजें होती हैं। इसके बाद मैंने आपको एटम बताया है। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। दुनिया में सबसे छोटी चीज एटम है। दुनिया में सबसे छोटी चीज कब? जब जॉन डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी करी थी, तो एटम दुनिया का सबसे छोटा चीज है, वो हमने मान लिया था उस समय। अब एटम को हम लोग
देखने वाले कि एटम दिखता कैसे है। बेसिकली देखिए एटम का जो शेप है वो शेप याद रखिएगा, एटम का शेप स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। नाम याद रखेंगे बेटा, लगभग सर्कल जैसा ही होता है एटम का शेप। मैंने आपको यहाँ एटम बना दिया है, दिख रहा है सबको? ये बेटा एटम बनाया मैंने। अब एटम का शेप स्फेरिकल है, समझ में आ गया। अब ये सर गोले गोले आपने क्या बना दिए वो समझिए। तो याद रखिएगा अगर मैं एटम को डिफाइन करूं, डिवाइड करूं, तो पता चलता है कि एटम के सेंटर पे पहली चीज, एटम का शेप कैसा है? स्फेरिकल। साथ में बोलना भाई, एटम का शेप स्फेरिकल। एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस, याद रखिएगा एटम के जस्ट सेंटर पे, ठीक है, एक चीज पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोले गोले ऐसे सर्कल टाइप में बने रहते हैं जिनको हम लोग कहते हैं बेटा शेल या ऑर्बिट। क्या कहते हैं इनको? शेल या ऑर्बिट। एक बार डिफाइन करता हूं मैं दोबारा आपको। मैंने बोला एटम दुनिया का सबसे छोटा चीज है, इससे छोटा चीज दुनिया में पॉसिबल नहीं है और प्रेजेंट भी नहीं है। कब? जब जॉन डाल्टन ने ये चीज को डिस्कवरी किया था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। धीरे धीरे डिस्कवरी हुआ, ये चीज गलत प्रूफ हो गई, और गलत प्रूफ होने के बाद सही चीज क्या निकली कि एटम से भी छोटे चीज हैं। और वो कौन कौन से हैं? वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये एटम से भी क्या है? छोटे हैं। अब ये डाउट आया सर, जब एटम छोटा है तो ये तीनों चीज कहां है? ये तीनों चीज एटम के अंदर पाए जाते हैं। और कहां कहां पाए जाते हैं? अगर मैं इनकी लोकेशन पूछूं तो याद रखिएगा एटम का शेप स्फेरिकल होता है और एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस पाया जाता है। देखिए बेटा ये जो सेंटर पे बिल्कुल अंदर मैंने जो बनाया है, ये चीज को जो मैंने स्टार किया है, ये न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? ये न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल या ऑर्बिट होते हैं। इसको हम लोग सोलर सिस्टम से कंपेयर करते हैं। कैसे करते हैं? आपको याद है सोलर सिस्टम में बीच में सन होता है, ऐसे ही हमारे एटम में बीच में बेटा न्यूक्लियस होता है। तो याद रखिएगा हम न्यूक्लियस को सन से कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता है सन के चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं। किसकी? प्लैनेट की। उन ऑर्बिट्स पे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। वैसे ही हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ भी ऑर्बिट होता है, इनको शेल भी कहते हैं। और इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखिएगा मैंने बोला एटम से भी छोटा चीज है। कौन कौन से हैं? तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों कहां पे है? एटम के अंदर है। कहां कहां है वो मेंशन करते हैं। याद रखिएगा एटम के जस्ट सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं। इस न्यूक्लियस में दो चीजें, पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। याद रखेंगे। और न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स होती हैं और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन्स घूमे जा रहा है। कहां घूम रहा है? शेल्स में। कहां घूम रहा है? शेल्स में। इंपॉर्टेंट चीजें याद हो गई। एटम का शेप स्फेरिकल, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ शेल्स होती हैं। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और सबसे सेंटर पे होता है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और शेल्स में कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा याद रखिएगा इनके शेल्स के अपने नाम हैं। और कौन कौन से शेल्स हैं? शेल्स है के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे होते हैं बेटा शेल्स। ठीक है, तो बेसिकली याद रखिए ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद ये पहला शेल के शेल होता है। कौन सा शेल होता है? के शेल। उसके बाद एल शेल, उसके बाद एम शेल, उसके बाद एन शेल, उसके बाद ऐसे शेल्स होती है। ठीक है, अब इन शेल्स की इलेक्ट्रॉन, इन शेल्स में सब में इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। उन सब में इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी अलग अलग होती है। मतलब जिस शेल की जैसी साइज उसके हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। तो याद रखेंगे, एक बार रिपीट करा जाए, एटम का शेप स्फेरिकल, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस, ये दिख रहा है बेटा सेंटर पे न्यूक्लियस, और ये चारों तरफ जो आपको सर्कल टाइप में दिख रहा है ये सारे सेल्स हैं। और इन शेल्स में क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा शेल्स का दूसरा नाम ऑर्बिट भी होता है। और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करती हैं? रिवॉल्व करती हैं। तो याद रखेंगे एटम से भी छोटे चीज है। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये तीनों कहां पे होते हैं? एटम के अंदर। कहां कहां होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सेंटर पे होते हैं। कहां पे? न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? शेल्स में। और शेल्स में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए सबका मैंने आपको यहां मेंशन कर दिया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों की मैंने आपको चार्जेस मेंशन कर दिए। याद रखिएगा इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसका चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसका चार्ज होता है कुछ भी नहीं होता, n फॉर न्यूट्रल। अब ये याद कैसे करेंगे? याद रखिएगा P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव, इसका चार्ज बेटा पॉजिटिव होता है। और हाँ याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो रहता है वो इक्वल रहता है, बट इनके साइन
साइन अलग अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, N फॉर न्यूट्रॉन और N फॉर न्यूट्रल, एंड न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मास का। मास कितना क्या होता है याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31। ये सारे मास याद रखिएगा। और हाँ एक बात और, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। आपको वैल्यू से पता चल रहा होगा यहाँ, ये वैल्यू आपको याद करनी है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद डिस्कवरी, किस साइंटिस्ट ने किस चीज की डिस्कवरी करी है। अच्छा अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का, किसने डिस्कवर करा है, जे थॉमसन। किसने करा है, जे थॉमसन ने। इसके बाद अगर प्रोटॉन की बात करी जाए, अर्नस्ट रदरफोर्ड, इसको रदरफोर्ड के नाम से ही हम लोग जानते हैं। इसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने करा बेटा, जेम्स चैडविक। किसने डिस्कवर करा है, जेम्स चैडविक। और याद रखेंगे इन तीनों को मिला करके हम लोग कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहते हैं इनको, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब तीनों को मिलाएंगे, इन तीनों को हम लोग कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और हाँ ये तीनों एटम से भी छोटे हैं। क्यों, क्योंकि ये एटम्स के अंदर पाए जाते हैं। जब एटम थोड़ी छोटा हुआ, एटम के अंदर वाली चीजें छोटी होंगी ना यार। जब एटम की डिस्कवरी हुई थी उस समय हमने ये चीज मान ली कि एटम सबसे छोटा चीज है, बट जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे पता लगा कि एटम से भी छोटे चीज है, और वो तीनों है। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, एक नई कंसेप्ट आ गया। तो याद रखेंगे बेटा, एक एटम के अंदर, एक एटम के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर भी होता है। तो याद रखेंगे बेटा, एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या बोला मैंने, एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने आपको बोल दिया कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 10, और एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 10। तो याद रखेंगे बेटा, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन, उसके बराबर होता है प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर 10, प्रोटॉन भी 10, इलेक्ट्रॉन भी 10। समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद इलेक्ट्रॉन भी 10, प्रोटॉन भी 10 और एटॉमिक नंबर भी 10 होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको याद भी कराऊंगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं सोडियम लेता हूं बेटा, सोडियम का सिंबल होता है Na। सोडियम एक एलिमेंट है, सोडियम का सिंबल होता है Na। और अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो ये इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। क्या होता है एटॉमिक नंबर, 11। और अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन 11 होता है और प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 11। तो याद रखिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर। याद हो गया। चलिए कम से कम एटॉमिक नंबर आपको 1 से लेकर के 30 तक याद होने चाहिए। समझ में आया, अभी मैं आपको याद भी करा दूंगा। चलिए इसके बाद आते हैं मास नंबर। सर मास नंबर क्या होता है, इसका बेटा एक फॉर्मूला है। मास नंबर का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। याद रखिएगा, आपको अगर मास नंबर निकालना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दीजिए, आपका मास नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने आपको एटॉमिक नंबर बताया, याद रखेंगे। किसी भी एलिमेंट के पास, किसी भी एटम के पास जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर एटॉमिक नंबर 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे और प्रोटॉन भी कितना होगा, 10 होगा। समझ में आया बात। चलिए आगे, फिर मैंने आपको मास नंबर बताया। मास नंबर अगर आपको निकालना है तो आपको प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की वैल्यू को ऐड करना होगा तो मास नंबर आएगा। अगर मेरे को यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो, अगर उसने बोल दिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन को उधर भेज दीजिए। अगर इधर प्रोटॉन प्लस है तो उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। याद रखेंगे इसको, मास नंबर को प्रोटॉन की संख्या से माइनस कर दीजिए, वही आएगा आपका मास नंबर, और सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा एक बात और, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं, जेड से। और मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, अगर कहीं ए लिखा है तो वो है मास नंबर, और कहीं एटॉमिक नंबर है तो वो जेड से लिखा होगा। अब कैसे याद करना है, एटॉमिक नंबर ए से स्टार्ट है इसलिए हम जेड सिंबल लगाते हैं उसका। तो एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड और मास नंबर का सिंबल होता है ए। तो इस चीज को याद रखिए। और हाँ एक चीज और पूछा जाता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट का। तो याद रखिएगा, कोई एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज एक्स। क्या है एलिमेंट, एक्स। याद रखिएगा उसके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड नीचे होगा बेटा एटॉमिक नंबर और ऊपर होगा मास नंबर। याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड नीचे के साइड एटॉमिक नंबर और ऊपर के साइड मास नंबर। तो याद रखिएगा ये होगा एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला क्या होगा बेटा, मास नंबर।
जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, सोडियम ही लेते हैं बेटा। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 और इसका मास नंबर कितना होता है 23। तो ये है बेटा जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी एक एलिमेंट का। समझ में आया? तो आपको एटॉमिक नंबर भी याद करना है 1 से 20, मास नंबर भी याद करने हैं 1 से 20। 10 और याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ये सारे हैं बेटा 1 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे आ गया। ठीक है, इसके बाद ये है 21 से लेकर के 30 तक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहां से कहां तक याद रखना है? हाइड्रोजन से लेकर के कहां तक? जिंक तक। जिंक का कितना होता है 30। अच्छा याद बोलेंगे एक बार मेरे साथ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये है बेटा 30 तक, और 30 तक याद होने चाहिए। जितनी जल्दी याद करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है ना? और बिना इसके याद करें हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। सबसे बढ़िया है बेटा, इसको A4 साइज शीट लो, उस पे लिखो और चिपका दो बगल में जहां आपका स्टडी टेबल है, और रोज इसको देखो। समझ में आया? तो पहला है बेटा हाइड्रोजन, और ये सारे हैं एलिमेंट्स के नेम। क्या है? ये सारे एलिमेंट्स के नेम। और ध्यान रखेंगे ये सारे लाइन वाइज हैं, और लाइन वाइज ही आपको याद करने हैं। और ये सारे हैं एटॉमिक नंबर। तो याद रखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है तो आप क्या बोलोगे? सोडियम। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं एटॉमिक नंबर 21 किसका होता है बेटा, तो आप बोलेंगे स्कैंडियम का। अब देखो हर जगह नाम तो नहीं लिख सकते, हमें सिंबल लिखना होगा, तो मैं आपको सबके सिंबल्स लिख दे रहा हूं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसके बाद स्कैंडियम, ये बगल में लिख दिया मैंने पिंक। पिंक से जो जो चीजें मैंने लिखी हैं बेटा इनको हम लोग सिंबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग? सिंबल। और अच्छा ये बात जो मैंने ऑरेंज कलर से लिखा है बेटा, ये है हमारे मास नंबर। क्या है ये? मास नंबर। तो याद रखेंगे एटॉमिक नंबर लाइन वाइज ही है, और मास नंबर आपको सबके लिखे हुए हैं। जिसका जिसका मास नंबर लिखा है बेटा सबका ही आपको याद करना है। कैसे याद करोगे बेटा? लिखो, जहां आप स्टडी टेबल है वहां चिपका दो जाके। समझ में आया? एक बार रिपीट करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद 21 से लेकर 30 तक मैं आपको अभी याद कराता हूं। 21 से 30 तक कैसे याद करेंगे वो देखिए। आपको बोलना है बेटा सक। क्या बोलोगे? सक, ती, व, क्र, मन, फी, को, नी, कु, जन। बेटा मंत्र फूकने हैं, फूक दो सामने वाला साफ। क्या मंत्र फूकना है? सक, ती, व, क्र, मन, फी, को, नी, कु, जन। क्या बोलोगे? सक, ती, व, क्र, मन। जैसे लिखा है वैसे ही बोलना आपको। सक, ती, व, क्र, मन, फी, को, नी, कु, जन। याद हो गया? 21 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर विद सिंबल्स मैंने आपको याद करवा दिया है। शक्ति वक्रमन फी को नीकूजन, शक्ति वक्रमन फी को नीकूजन। समझ में आया नहीं है? शक्ति वक्रमन फी को नीकूजन। 21 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर मैंने आपको याद करवा दिया है। तो ये सारे हैं बेटा एटॉमिक नंबर, और जो ऑरेंज से लिखे हैं बेटा, जो मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिया है, ये है मास नंबर। तो आपको सबके मास नंबर बेटा याद होने चाहिए। और पिंक कलर से मैंने ये सारे आपको सिंबल्स लिख दिए हैं। तो ये सारे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल्स को स्क्रीनशॉट ले और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें फटाफट। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, एक बार और ले लो जल्दी से फटाफट। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आगे। आगे क्या करना है अपने को? देखो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने क्या बोला कि लगभग अगर मैं बोलूं एटॉमिक नंबर की बात, तो एटॉमिक नंबर बेटा 1 से लेकर के 20 तक याद कर लेना। 20 नहीं भी तो तुम ये मान लो यार 20 तो 9th क्लास के बच्चों को भी याद होनी चाहिए। 20 से 30 तक भी कर लेना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा कैसे होगा? अभी जस्ट मैंने याद करवाया। देखो भाई अगर 20 से 30 करना है तो यहां करो सक
ती वा क्रा मन फी को नी कु जन। 30 तक हो गए ना। देखो दोबारा देखो, सत ती वा क्रा मन फी को नी कु जन कितने से स्टार्ट है? एटॉमिक नंबर 21 से, 21 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक गया ये गया है हमारा जिंक, और जिंक का कितना होता है 30। तो याद कर लेना, 20 तक तो याद ही है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम है बेटा 20। तो याद रखना ये सब नाम एग्जैक्ट भी याद होनी चाहिए, नहीं कि लाइन बाय लाइन अपन लोग पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो देखो 21 से 30 तक सक ती वा क्रा मन फी को नी कु जन, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा एक बात और देखना, ये जो मैंने ऑरेंज से लिखा है क्या है? ये मास नंबर है। अब मास नंबर तुम्हें एग्जैक्ट याद भी होनी चाहिए और निकालना भी मैं अभी सिखा दे रहा हूं आपको कैसे निकालते हैं मास नंबर। बट हाँ एक बात और, ये मास नंबर आपको सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जो मैं अभी आपको ट्रिक बताने वाला हूं, ये मास नंबर उन्हीं के लिए होगा जिनके लिए ये चीजें लिखी गई हैं। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी का एटॉमिक नंबर है वो इवन है। अब एटॉमिक नंबर इवन का क्या मतलब है? जैसे अगर मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सुना आप लोगों में से? सुना ही होगा ना यार। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 पे आता है। तो पढ़ते रहना बेटा, 8 पे आया, और 8 क्या है? एक इवन नंबर है। तो अगर मैं बोलूं कि किसी का भी एटॉमिक नंबर जो कि इवन है, इवन ही दिख रहा ना भाई, इसको कुछ नहीं करना। अगर एटॉमिक नंबर इवन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मास नंबर आ जाएगा। समझ में आया क्या बोला? अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो इवन एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब डबल कर देना, वही आ जाएगा मास नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना 8 है और ये इवन भी है, तो 8 को अगर मैं डबल कर दूं तो ये हो जाएगा 16। तो बेटा याद रखना ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे 16 किसका होता है बेटा? जल्दी से बताओ फटाफट। अच्छा अभी तो दिखाया यार, ये देखो 16 चेक करो कहां पे आ रहा है। 16 बेटा ये रहा, कहा गया 10 ये रे और 10 ये रहा। एल्युमिनियम 13, 14, 15, 16 याद रखना बेटा। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है सल्फर का मास नंबर कितना है। तो देखिए बेटा सल्फर जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 16 है। अभी एक बात बताओ, 16 ऑड है इवन है? तो आप बोलोगे सर ऑड है, इवन है। तो अगर इवन है तो इसको डबल कर देना, 16 2 जा 32, ये इसका मास नंबर आ गया। मतलब वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन है उनको डबल कर देना, उनका मास नंबर आ जाएगा। अब एक आध चीज और, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि सर अगर ऑड नहीं है, इवन नहीं है तो ऑड आएगा। जैसे मान लो 11 11 किसका होता है? सोडियम। सोडियम जानते हो भैया, बहुत रिएक्टिव है, ये इकलौता ऐसा प्राणी है जो पानी में भी आग लगा देता है, ठीक है ना भाई। अब सोडियम का सिंबल क्या है? आप बोलोगे सर Na। क्या है सिंबल इसका? Na। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। कितना होता है? 11। चेक भी कर लेते हैं, यहाँ देखिए बेटा 11 पे सोडियम मैंने मेंशन भी कर दिया है, एटॉमिक नंबर 11 सोडियम का होता है। अच्छा एक बात बताइए, 11 ऑड नंबर है इवन नंबर है? तो आप बोलोगे सर ये तो ऑड नंबर है। आपने अभी जो ट्रिक बताई हमें वो तो इवन नंबर के लिए था, ऑड के लिए क्या होगा? कुछ नहीं है बेटा, जो एटॉमिक नंबर है, जो हमारा एटॉमिक नंबर है, इसको डबल करके एक प्लस कर देना, मास नंबर आ जाएगा। जैसे 11 का डबल कितना होता है? 22, और उसमें एक ऐड कर देना, कितना आंसर आ जाएगा? 23। तो याद रखना बेटा सोडियम का मास नंबर 23 होता है, जो कि मैंने यहां मेंशन भी कर दिया। बट हाँ ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया? ये कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया, एक बार रिपीट करता हूं। अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो उसका डबल कर देना, मास नंबर आ जाएगा। और अगर एटॉमिक नंबर ऑड हुआ तो ऑड का डबल कर देना एटॉमिक नंबर, प्लस में 1 कर देना, ये मास नंबर आ जाएगा। बट ये हर के लिए जरूरी नहीं है कि ये ट्रिक हमारा लगी जाए। बट हाँ मैक्सिमम काम आपका इससे आसान हो जाएगा। और इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार हो लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अब कौन सा जो इसको फॉलो नहीं करता है वो देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरीन। याद रखना 35.5 कितना है बेटा क्लोरीन? लिख भी दे रहा हूं कई जगह है। तो क्लोरीन इसका मास होता है 35.5, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो 9th क्लास के बच्चे हैं उन्होंने इसको निकाला भी है। कैसे निकालते हैं? याद रखना ये जो मास नंबर है वो एवरेज एटॉमिक मास है। क्या है ये? एवरेज एटॉमिक मास, जो कि हमने कैलकुलेट भी करा था बेटा कि क्लोरीन का 35.5 होता है। याद रखना। अब इनमें से अगर मैं 30 तक देखूं, कुछ चीजों के आपको करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जैसे कोबाल्ट, ये आप सर्च करना कोबाल्ट का मास नंबर कितना होता है। इसके बाद जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है।
इसका मास नंबर आप कैलकुलेट करके बताना। तो मास नंबर की ट्रिक बता दी, एटॉमिक नंबर इवन है डबल कर देना मास नंबर आ जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑड है डबल करके एक जोड़ देना मास नंबर आ जाएगा। बट ये हर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के एप्लीकेबल नहीं है। क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। और ये कैसा मास है? ये एवरेज मास है। कैसा मास है बेटा? एवरेज मास। चलिए आगे चलते हैं। और एक बात और भाई, हमने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी? हमने एटॉमिक नंबर पढ़ लिया, हमने एटम पढ़ लिया, हमने एलिमेंट पढ़ लिया, हमने मॉलिक्यूल पढ़ लिया। मतलब ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो बच्चे 8th से 9th में गए हैं, 9th से 10th में आए हैं, 10th से 11th में आए और 11th से 12th में आए हैं। रीजन क्या है? क्योंकि लगभग बच्चों का जो बेसिक है वो उड़ा पड़ा है, बिल्कुल चौपट है भाई। बेसिक्स कंप्लीट करना चाहते हो, इसको पूरा करना वीडियो को, लगभग 40-45 मिनट की वीडियो जाएगी। और इसको शेयर कर देना उन सब दोस्तों के पास जिनको इसकी बहुत ज्यादा नीड है भाई। समझ में आया? और अगर ये समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक जरूर कर देना। अब चलते हैं आगे। अगला कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट क्या है? मैंने आपको एक बात बताई थी। बात ये बताई थी कि एटम का शेप स्फेरिकल होता है। एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा एक बात और बताई थी, एटम दुनिया का सबसे छोटा चीज है, ये मैंने समझाया था। बट इससे भी छोटे चीज हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये एटम से भी छोटे हैं। कहां पाए जाते हैं? तो याद रखना, एटम का शेप होता है स्फेरिकल और उस एटम के सेंटर पे होता है बेटा न्यूक्लियस। याद रखिएगा, न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे एटम के जस्ट सेंटर पे होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस चीज को याद रखिएगा। और इस न्यूक्लियस के बाहर बाहर शेल्स होती हैं। इनको शेल कह लें या इनको ऑर्बिट कह लें, दोनों का मतलब सेम ही होता है। और इन ऑर्बिट और शेल में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब होता है बेटा घूमना। समझ में आया? अब इन शेल्स को हमने कुछ नाम दिए हैं। कौन कौन से नाम है? याद रखना। पहला नाम है बेटा, पहला शेल के शेल, न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला के शेल होता है। उसके बाद एल शेल, उसके बाद एम शेल, उसके बाद एन शेल। ये सारे बढ़ते रहते हैं एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक मान सकते हैं, बट इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। बट हम एन तक निकाल के चेक करते हैं वैल्यू। अच्छा एक बात और कि सर जो न्यूक्लियस के जस्ट बाद है, ये मान लो लेट सपोज, मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूं, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के जस्ट बाद के सेल, के बाद एल शेल, एल के बाद एम शेल, उसके बाद एन शेल, ऐसी चलता रहता है। अगर मैं शेल का साइज आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे कि सर जो के सेल है इसका साइज एज कंपेयर टू एन शेल छोटा होगा। अब एक बात बताओ सर इनमें कौन है? तो आप बोलोगे सर इनमें तो इलेक्ट्रॉन है। मैं बोलूंगा बिल्कुल इनमें इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? सर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और इसी चीज को सोलर सिस्टम से कंपेयर करा हमने। कैसे? जो हमारे सेंटर पे न्यूक्लियस है इसको सन मान लीजिए, सूर्य देव। इसके बाद ये चारों तरफ जिसको हम शेल कह रहे हैं, शेल हमारे प्लेनेट के भी होते हैं। उन प्लेनेट हमारे मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अर्थ है, वो अपने ऑर्बिट पे घूमता है, वो ऐसे नहीं कि मरकरी का ऑर्बिट पे चला जाए। तो याद रखिएगा एटम, एटम का शेप स्फेरिकल, एटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर बाहर शेल होती हैं। उन शेल में इलेक्ट्रॉन्स होती हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। मैंने आपको शेल्स के नाम लिख दिए हैं, के एल एम एन शेल्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर हर शेल का साइज अलग अलग है तो क्या इलेक्ट्रॉन सारे अलग अलग होंगे? आप बोलोगे बिल्कुल सर, अगर साइज अलग है तो शेल्स इलेक्ट्रॉन्स भी अलग होंगे। अब जाहिर सी बात है ना, एक छोटा रूम है एक बड़ा रूम है, छोटे रूम में बंदे कम होंगे, बड़े रूम में ज्यादा होंगे। तो अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? 2n²। तो अगर कोई पूछे कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप एक फॉर्मूले से निकालोगे, उस फॉर्मूले का नाम है 2n² फॉर्मूला। अब ये बताते ही आया कैसे सर, और इसको दिया किसने? पूरा नाम था साइंटिस्ट का नील बोहर। क्या नाम था? नील बोहर। बट ये पूछा नहीं जाता, बट ये याद रखिए फॉर्मूला है 2n²। ये क्या बताता है? किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब कौन सा शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। चलिए तो फॉर्मूले में याद रखिएगा बेटा, सबसे पहले है के शेल, इसीलिए n की वैल्यू बेटा 1 दीजिएगा। क्या दीजिएगा? n की वैल्यू 1 दीजिएगा। इसके बाद अगर मैं n की वैल्यू इसमें 1 डालता हूं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 1²। तो बेटा इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे 2। तो याद रखिएगा के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एल शेल निकालते हैं, ये दूसरा शेल है इसलिए n की वैल्यू 2 डालिएगा। फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 डाल दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरा शेल देखते हैं, n = 3, n 3 डालिए, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद एन शेल, इसमें एन की वैल्यू 4 डालिए,
2, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32 होता है बेटा। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी। के शेल में 2, फिर 8, फिर 18 और फिर 32। तो याद रखिएगा के एल एम एन, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, ये आ गए बेटा इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? के का साइज छोटा, जिसका साइज छोटा उसमें इलेक्ट्रॉन कम, जिसका साइज ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा। किस फॉर्मूले से निकाला? 2n² फॉर्मूले से। अच्छा एक बात बताइए सर, अगर मैं के और एल को कंपेयर करूं तो ज्यादा बड़ा साइज तो है नहीं, ये के शेल है, ये एल शेल है। एल के बाद देखोगे तो ये एम शेल है, एम के बाद देखोगे तो सर एन शेल है। लेकिन अगर मैं कंसेक्यूटिव शेल्स को देखूं, मतलब अगर मैं एम से एन को देखूं या एल से एम को देखूं, एक बात बताओ, एल और एम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है साइज में, लेकिन आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बेटा। 10 इलेक्ट्रॉन मैंने बढ़ा दिए, पहले 8 थे, दूसरे बार 18 हो गए, सर ज्यादा हो गए ना। अब एक बात बताओ, साइज ज्यादा अंतर नहीं है सेल का, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गए? तो इसीलिए याद रखना बेटा, हम इस फॉर्मूले के अलावा एक और चीज हम लोग अप्लाई करते हैं, वो है ये 2 8 8 18 18 32 32, याद रखिएगा इसको। और हाँ, ये ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में ही यूज करेंगे तो ज्यादा सही है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, ये फॉर्मूला ये याद रखिएगा, 2 8 8 18 18 32 32, ये है के, ये है एल, ये है एम, ये है एन, ऐसे चलता रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं के में कितने इलेक्ट्रॉन, वैसे ओरिजिनल यही है बेटा, मैं लिख दे रहा हूं ओरिजिनल यही है, बट सेल का साइज उतना ज्यादा नहीं है, इसी के चलते हमने इसको एंड करके हमने ये फॉर्मूला बना दिया। हमने ये वाली वैल्यू यूज करेंगे 2 8 8 18 18 32 32। चलिए एक बार निकाल के देखते हैं कौन सी चीज का, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। हो गया, चलो आगे। अच्छा, जैसे अभी मैंने एक बात बताया, ओरिजिनल फॉर्मूला तो बेटा ये है 2 8 18 और 32। इसके बाद मैंने बताया सर न्यूमेरिकल्स के लिए क्या लगाएंगे, वो ये लगाएंगे 2 8 8 18 18 32 और 32, ये के शेल, ये एल, ये एम, ये एन, ऐसे चलता रहेगा बेटा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को एक बार बताइए कि किसी भी एक एलिमेंट का करके बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने शेल्स होंगे, करते हैं एक बार बेटा। देखिए मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, लगभग 9 एलिमेंट्स हैं, आपको इनके एटॉमिक नंबर बताने, एक बार देख लो और खुद से अपनी कॉपी में लिखो, और एटॉमिक नंबर सही होने चाहिए। चलिए एक बात बताइए, सोडियम का कितना होता है? आप बोलोगे सर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। देखिए बेटा, मैं इनके बगल में यहां एटॉमिक नंबर लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा, मैं इनके बगल में इसका एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं। एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? 11। अभी मैंने जस्ट इसके पहले वाला जो टेबल दिखाया था वहां से आप स्क्रीनशॉट लिए थे, वहीं से चेक कर लेना। सर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, सर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। ये याद होनी चाहिए बेटा वैल्यू, समझ में आया? अब निकालते हैं। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, 2 8 8 18 18 32 32। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कैसे पता चलेगा? मैंने अभी एक बात बताई थी आपको, एटॉमिक नंबर जितना होता है इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं और प्रोटॉन भी उतना ही होता है। तो मैंने सबकी एटॉमिक नंबर आपको लिख दिया है, ये जो पिंक से लिखा है बेटा याद रखना, ये है हमारा एटॉमिक नंबर। समझ में आया? अब एक बात और बेटा, अगर ये एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11। इसके पास इलेक्ट्रॉन 12, इसके पास इलेक्ट्रॉन 19, इसके पास इलेक्ट्रॉन 20, इसके पास इलेक्ट्रॉन 6, इसके पास इलेक्ट्रॉन 8, इसके पास इलेक्ट्रॉन 7, इसके पास इलेक्ट्रॉन 10, इसके पास इलेक्ट्रॉन 13। याद रखिएगा बेटा, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन। चलिए एक बार हम निकालते हैं। मैंने फॉर्मूला क्या बताया, 2 8 8 18 18 32। अच्छा, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? आप कहोगे सर इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन तो 11 है। अब एक बात बताइए, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, भर दीजिए बेटा 2। अच्छा, इसके पास टोटल 11 थे, 11 में से मैंने 2 भर दिए, तो बेटा बचे कितने? 9 बचा। सेकंड वाले में कितने भर सकते हो? 8, भर दो बेटा 8। अब 8 इसमें से चले गए, बचे कितने? 1, वो आगे बेटा अगले वाले में। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाम याद रखिएगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसके पास टोटल 3 शेल हैं। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। वैसे एक आध मैं आपको और कर दे रहा हूं, मैं 19 का करके बता रहा हूं आपको। पहले में कितने भरोगे? 2, जब आपने 2 भर दिए तो बचे कितने? 17। दूसरे में कितने भर सकते हो? 8 भर दिए, अब कितने बचे बेटा?
मैं इसको एग्जैक्ट लिख रहा हूं 2881। एक बार चेक करो क्या 19 आ रहा है। अच्छा आप खुद सोचो यार, मैंने पहले में कितने भरे सर? पहले में आपने 2 भर दिए, टोटल कितने थे 19, 2 भर दिए, बचे कितने सर 17। अब 17 में अगले वाले में कितने भर सकते हो 8। तो आप खुद सोचो ना यार, 8 और 2 10 ऑलरेडी भर चुके हो, तो अगर 10 गए बेटा तो सिर्फ कितने बचे 9 और बचेगा, क्योंकि शुरू में पहले में 2 दूसरे में 8, 10 तो आप ऑलरेडी भर चुके हो। इसके बाद टोटल 19 है, तो बचे कितने 9। अगले वाले में कितने भर सकते हो 8, मैंने 8 भर दिए, बचा कितना 1, वो अगले वाले में भर दिया। समझ में आया? इसके पास है KLMN, इसके पास बेटा 4 शेल होंगे, याद रखिएगा। एक आध और करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं बेटा। 8 है, पहले वाले में कितने भरोगे 2, 2 भर दिए तो बचे कितने 6, तो अगले वाले में 6 भर दिए, क्योंकि अगले वाले में जो सेकंड है बेटा इसमें 8 आ सकते हैं, आपने 6 भर दिए। अबे इससे ज्यादा नहीं भरना, कम भर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, एक आध और कर देते हैं, बाकी आपका होमवर्क है, नहीं आएगा आप कमेंट कर देना। इसके बाद सर कैल्शियम का करिए आप। पहले में कितने भर दिए सर 2, बचे कितने 18, क्योंकि 20 में से 2 गए तो 18 बचे। अगले में कितने भरने हैं 8, तो 8 और 2 10 तो वैसे ही हो चुके हैं, 10 और बचा है, तो अगले वाले में 10 थोड़ी भरोगे, अगले वाले में तो 8 ही आ सकते हैं। टोटल कितने हुए अब 8, 2 10 और 8 18, अभी भी 2 बचे हुए हैं, वो आएगा बेटा अगले वाले में। मतलब इनसे ज्यादा नहीं भरने हैं आपको, इनसे कम भरने हैं। और भरोगे क्या बेटा इलेक्ट्रॉन, और जितना एटॉमिक नंबर उतना ही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन भी होता है। समझ में आया? चलिए बाकी आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और घर पे सॉल्व कीजिएगा, और नहीं आएगा तो आप मेरे से बोलेंगे। ओके रिपोर्ट है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये तो बेटा 9th क्लास की बात थी। 2 8 8 कैसे बताया मैंने, 2 8 8 18 18 32 32, ये बेटा 9th क्लास में। 11th में आओगे तो ये काम नहीं होता, 11th में अलग ही कंसेप्ट है। और क्या कंसेप्ट है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ गया भैया, हाँ 11th में क्या कंसेप्ट है भैया, यहाँ समझिएगा, मजा आ जाएगा। देखिए पहले मैं लिख रहा हूँ उसके बाद समझाऊंगा। देखिए भाई ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही कहते हैं। और जो ऊपर लिखा है बेटा ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट ये 9वीं कक्षा तक था और ये 11th और 12th में चलेगा। 11th और 12th में बहुत मेजर रोल है, इसलिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकता हूं इसको। अच्छा अभी याद कैसे करोगे, आपको बोलना कैसे पहले वो देखिए। आपको बोलना बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10। बेटा इतना याद होना चाहिए, आप इसको लिखो कैसे भी करो। जब मैं आपको इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा उस समय समझाऊंगा ये आए कहां से, बट अभी इसके लिए हमें कोई काम नहीं, हम बेसिक्स वीडियो बना रहे, तो उसमें आपको ये याद करना होगा। एक ट्रिक और बता दे रहा हूं, ट्रिक इसका क्या है वो समझिएगा। एक चीज और याद रखिएगा बेटा कि जो S दिख रहा है आपको, इसके ऊपर आपको 2 भरने हैं। जो P दिख रहा है इसके ऊपर 6, जो D दिख रहा है इसके ऊपर 10, अगर कहीं F दिख रहा है तो समझ जाना 14, इससे ज्यादा कहीं नहीं आएगा। समझ में आ गया? S के ऊपर 2, P के ऊपर 6, D के ऊपर। अब ये सर है क्या जो ऊपर वाले आपको दिख रहे हैं, ये है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। मतलब S में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में कितने आते हैं 10। अब चेक कर लो, जहां जहां S है वहां 2 होंगे, जहां जहां S है वहां 2 होंगे, जहां जहां P है वहां 6 होंगे। ठीक है, एज इट इज याद करना। इसके लिए एक ट्रिक और बता दे रहा हूं कैसे याद करोगे। देखो बेटा आपको बोलना है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या बोला? स्कूल स्कूल स्कूल। दोबारा लिख दे रहा हूं, बिल्कुल साफ क्लियर मामला, देखते रहो भैया कैसे याद करोगे। इसको बोलना स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल डबल करना है, फिर दिल्ली पब्लिक, पूरा लिख देते हैं तो उड़ जाएंगे, नहीं तो दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर आगे भी ऐसे ही आएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल। बट इतना ही काम है अपने को। कैसे बोलोगे? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल।
दोबारा बोलेंगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। एक बार और, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। डबल करना है, स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। एक बार और आएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे चलेगा। बट इतना कोई काम नहीं है अपने को। अच्छा एक बात और बताया कि S के ऊपर 2, P में 6, D में 10। अब मैं करके दिखाता हूँ, ये सुनना। मैं लेता हूँ सोडियम। अच्छा एक बात बताओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। सर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो भी 11 होंगे। होगा नहीं होगा? अभी जस्ट बताया ना यार, यहाँ देखो, ध्यान ही रखा करो। एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। इसके बाद सर इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? आप बोलोगे सर 11। मैंने कैसे बताया? ऐसे बताया। आपको कैसे लिखना? लिखो 1s, S के ऊपर कितने? 2, मतलब आपने 2 भर दिए इलेक्ट्रॉन। जब 2 भर दिया तो बचे कितने? 9 ही तो बचे। अगला भरो 2s2, 2s कितने भर दिए? 2 और भर दिया तो बचे कितने? 7। अगला भरो 2p6, 6 भर दिए इसमें, बचा कितना? 1। अगले वाले में आएगा 3s1। याद रखना, ये जो 6 2 दिख रहे हैं इससे ज्यादा नहीं भरने, इससे कम ही भरोगे। समझ में आया? तो कैसे बोलोगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। एक आध और करते हैं। मैं लेता हूं बेटा ऑक्सीजन, ले लीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कैसे भरोगे? यहां देखिए, 8 भरने, पहले वाले में भरा 1s2, जब आपने 2 भर दिए तो 6 ही तो बचे। अगले वाले में भरिए 2s2, 2 और भर दिए तो बचे कितने? 4। अगले वाले में 2p6 है, 6 तो बचे ही नहीं है, जितने बचे हैं उतने ही तो भरोगे, ज्यादा नहीं भरने। समझ में आया? एक और कर लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। इसके बाद और क्या है? इसके बाद ले लीजिए आप कोई भी एक ले लो यार, कैल्शियम ले लो। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है सर? 20। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 20। भरते हैं, लाइन वाइज चालू हो जाओ। 1s2, 2 भर दिए, बचा कितना? 18। दूसरे में 2s2 और भर दिए, कितने बचे? 16। इसके बाद 2p6, 6 भर दिए, बचा कितना? 10। फिर 3s2, 2 भर दिए, कितना बचा? 8। फिर 3p6, 6 भर दिए, बचा कितना? 2। फिर 4s2, ये भर दिया। अब लाइन वाइज भरते जाना है और इससे ज्यादा नहीं भरने। ये जो ऊपर 10, 6 देख रहे हो, इससे ज्यादा नहीं भरने, इससे कम भर सकते हो। भरते जाओ और माइनस करते जाओ इलेक्ट्रॉन। अगर इसके बाद टोटल 20 इलेक्ट्रॉन, तो पहले में 2 भर दिए तो 18 बचे, फिर 2 भर दिए तो 16 बचे, ऐसे भरते जाओ। समझ में आया? तो आप 1 से लेकर के 30 तक ट्राई करना भाई। कैसे याद करोगे? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। देखो दोबारा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। एज इट इज याद करना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ऐसे याद करना भाई। 2-3 बार लिखना, मामला सेट हो जाएगा इसका। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मैंने आपको नॉर्मल भी बता दिया जो 9th क्लास में आता, मैंने आपको 11th की चीजें भी बता दी। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसके बाद कुछ टर्म्स है बेटा। पहला टर्म है आइसोटोप। याद रखिएगा आइसोटोप वो, और हाँ एक बात और याद रखिएगा, दिमाग से निकल जाएगा वरना। देखिए बेटा, यहां पे कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट x है, कोई भी हो सकता है, XYZ कुछ भी। उसके लेफ्ट हैंड साइड नीचे होगा एटॉमिक नंबर। नीचे क्या होगा बेटा? एटॉमिक नंबर। और ऊपर होगा मास नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए सोडियम ले लिया मैंने, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका मास नंबर 23। कैसे? अभी तो बताया भाई, जिसका एटॉमिक नंबर ऑड आएगा इसको डबल करके 1 प्लस कर देना, तभी तो 23 आता है। पूरी वीडियो देखना, मजा आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये सिंबल X है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर मास नंबर होता है, ये चीज याद रखिएगा। अभी हम अपना टॉपिक कर रहे हैं आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसके देखिए लिखा है स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर अलग हो, उसको आइसोटोप कहते हैं। अच्छा, एक आध एग्जांपल देख लेंगे, जैसे हाइड्रोजन। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9th क्लास वालों के लिए तो ये वरदान है भाई। आइसोटोप हाइड्रोजन के 3 होते हैं। पहला, तीनों हाइड्रोजन ही है बेटा, एक ये भी है, ये भी और ये भी, तीनों हाइड्रोजन ही होते हैं। अच्छा, इसको हम T लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। ये लो बेटा, इसको T लिख देते हैं। अच्छा, क्या है बेटा? पहले वाले को हाइड्रोजन ही कहेंगे, दूसरे वाले को ड्यूटेरियम कहते हैं और तीसरे वाले को ट्राइटियम कहते हैं। बट हाँ, एक चीज याद रखना, तीनों हाइड्रोजन ही है। इसको हाइड्रोजन ना कह के हम प्रोटियम कहते हैं। तो याद रखिएगा, 3 हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। मतलब पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। तीनों का एटॉमिक नंबर 1 ही है। अबे है तो हाइड्रोजन ही ना, बट तीनों के मास नंबर अलग है। मैंने अभी जस्ट आपको एक बात बताई, नीचे वाला एटॉमिक नंबर है
जेड से डिनोट करते हैं, ऊपर वाला मास नंबर है ए से, नीचे वाले देखो एटॉमिक नंबर सबके सेम है, कितना एटॉमिक नंबर है 1, ऊपर चेक करो मास नंबर 1, मास नंबर 2, मास नंबर 3, इसका मतलब बेटा मास नंबर अलग होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, किसके अंदर, आइसोटोप के अंदर। एक बात और, कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं, मतलब कार्बन भी दो वैरायटी के हैं, एटॉमिक नंबर तो 6 ही है, बट एक का मास नंबर 12 और एक का मास नंबर 13, याद रखिएगा बेटा, एक का मास नंबर 12 होता है और एक का मास नंबर 13 होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप। इसके बाद आते हैं बेटा आइसोबार, इसका जस्ट उल्टा है, आइसोबार में क्या है, मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है, मतलब ऊपर वाली चीज बराबर होगी, नीचे वाली चीज अलग होगी। अब एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, आर्गन और कैल्शियम, मैंने अभी जस्ट याद करवाया, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है बेटा, 18 है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, बट ऊपर चेक कर लीजिए मास नंबर दोनों के बराबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मतलब मास नंबर बराबर है, एटॉमिक नंबर अलग होता है। और ये कितने पे आते हैं, आर्गन आता है 18 पे और कैल्शियम आता है बेटा 20 पे, चीज याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं आइसोटोन। अभी आइसोटोन क्या है भाई, कई बच्चे तो फर्स्ट टाइम सुनेंगे इस चीज को। आइसोटोन क्या है, देखिए बेटा, वो एटम जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है। अब सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो या तो याद करो या तो फॉर्मूला अप्लाई करो। कैसे फॉर्मूला, यहां देखिए, फॉर्मूला है मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा, मास नंबर का वो होता है, मैंने आपको लिखवा दिया है, एक बार स्लाइड चेंज करके दिखा दे रहा हूं, इस पूरी वीडियो को कर लेना, मामला सेट हो जाएगा तुम्हारा। ये देखो बेटा मास नंबर का फॉर्मूला यहां लिखवा दिया है, मास नंबर बराबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर को प्रोटॉन से माइनस कर देना, न्यूट्रॉन आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए देखिए बेटा, न्यूट्रॉन निकालना है, देखिए कहां गया, हाँ ये रहा, न्यूट्रॉन निकालना है। तो अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर को प्रोटॉन से माइनस कर देने का, न्यूट्रॉन आ जाएगा। देखो बेटा, ऊपर वाला मास नंबर है, ऊपर वाला मास नंबर है। अच्छा आप बोलोगे सर मास नंबर को एम से कहां से लिख रहे हो, नशे में हो गया? इधर देखो, मास नंबर को बेटा किससे लिखते हैं, जल्दी बताओ फटाफट। एटॉमिक नंबर को तो जेड से लिखते हैं, मास नंबर को ए से लिखते हैं। तो ऊपर वाले दोनों है मास नंबर, नीचे वाला क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर मैं मास नंबर को प्रोटॉन से माइनस कर दूं तो हमारा न्यूट्रॉन आ जाएगा। दोनों में न्यूट्रॉन कैलकुलेट करके बता देना आप मेरे को, कमेंट कर देना कि सर न्यूट्रॉन नहीं आया, ठीक है, आ जाए तो कमेंट कर देना। दूसरी चीज, सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, एक बार यहां तक रिपीट कर रहा हूं। सर हमने आइसोबार पढ़ा, आइसोटोप पढ़ा, आइसोटोप क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फिर पढ़ा हमने आइसोबार, जिनमें मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है। इसके बाद पढ़ा हमने आइसोटोन। आइसोटोन क्या है, ऐसी प्राणी, ऐसी स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। एग्जाम्पल याद कर लेना, वैसे सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। नीचे आइए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये 11th क्लास वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में हर साल क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। कंफ्यूज मत होना, इसमें न्यूट्रॉन बराबर, इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर। अच्छा कैसे, आप चेक करो, फ्लोरीन है बेटा, F-1, -1 का मतलब है जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कराओ। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताओ जल्दी भाई, बताओ, पता नहीं पता? अबे देखो भाई, इधर चेक करो, इसमें फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, अबे तुम पढ़ते लिखते हो, ये देखो फ्लोरीन चेक करो, 9 पे दिख रहा है कहीं, 9 पे चेक करो, लाइन वाइज दिख रहा है, ये रहा भैया। कहोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो, इधर देखो भाई, कहाँ गए भैया, ये रहे। हाँ अब देखो, एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 9 ही होंगे, बट -1 लगा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया भाई ने, तो 9 और 1 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई के पास। इसके बाद सोडियम देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, बताइए भाई 11। और अगर मैं Na+ लगा दूं यहाँ तो क्या बराबर नहीं हो जाएगा, Na+ ही कर देना, इसको हटा लेना यहाँ से, Na+ ही कर लो डायरेक्ट, ये लो बेटा Na+1। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, जब लॉस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन बचे कितने, 10। देखो बेटा दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम आ गए हैं, किसके पास इलेक्ट्रॉन सेम है, F-1 और Na+1, इनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और हाँ मैं इसमें एक एग्जांपल और डाल सकता हूं, पता है क्या, नियोन। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एक एग्जांपल और है नियोन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बेटा 10 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 10 ही है। तो एक बार इसको पढ़ लेना, ना है समझ में तो मेरे को आप बता देना, मैसेज
कमेंट कर देना, बता देना कि सर ये चीज समझ नहीं है। इसके बाद ये आखिरी टॉपिक है, इसको याद कर लेना। जब आपको ये याद हो जाए तब बताना मेरे को कि सर ये याद हो गया, अब बताओ इसका क्या काम है। इसकी एक ट्रिक अभी जल्द आने वाली है बेटा, इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट तेजी में, ठीक है बेटा। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसको याद कर लेना। इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, बट इतनी में आपकी सारी बेसिक चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।